शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जो सवाल हवा में तैर रहे थे उनके जवाब मिल गए हैं। ढाका ने अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हवाले कर दिया है। पूरे 2 दशक बाद BNP सत्ता में लौटी है। प्रधानमंत्री का नाम लगभग तय है, तारिक रहमान। BNP के मुखिया जो 17 साल तक लंदन में रहने के बाद चुनाव से महज 1.5 महीने पहले बांग्लादेश लौटे थे। 30 साल में पहली बार अवामी लीग के बगैर चुनाव हुआ और नतीजा एक तरफा रहा। जमात इस्लामी रेस में काफ़ी पीछे रह गई है। जनता ने उसे विपक्ष की कुर्सी तक ही महदूद रखा है। गुलाबी पर्ची का भी फैसला हो गया है। तय हुआ है कि बांग्लादेश का संविधान अब बदला जाएगा। आज इन्हीं सब पर बात होगी। ये भी जानेंगे कि ये नई सरकार भारत के लिए कैसी होगी। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP, रजनीगंधा and ITEL। नया सेंसोडेंट DSP नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट DSP। सबसे पहले चुनाव नतीजे देखते हैं। बांग्लादेश की संसद में कुल सीटें हैं 350। इसमें से 50 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। इनका हिसाब किताब जीत के अनुपात से होता है। बाकी की 300 सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन इस बार 299 पर ही हुआ क्योंकि एक उम्मीदवार का इंतकाल हो गया था, तो उस सीट पर चुनाव टाल दिया गया। अब नतीजों पर आइए। शो शूट होने तक 299 में से BNP गठबंधन ने 209 सीटें जीती हैं, ऐसा आंकड़े बता रहे हैं। बहुमत का नंबर 151 का था, यानी पूर्ण बहुमत। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी का गठबंधन, उन्हें मिली हैं 68 सीटें। ये उनका अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। संसद में वही मुख्य विपक्षी पार्टी होंगी। इसके अलावा 2024 प्रोटेस्ट के बाद बनी छात्रों वाली पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी NCP को सिर्फ 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। बाकी सीटें छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गईं। जीत के बाद BNP का एक दिलचस्प फरमान आया है। इस जीत का कोई जश्न नहीं होगा, इसकी जगह देश भर की मस्जिदों में दोपहर को शुक्राने की नमाज पढ़ी जाएगी। बताया जा रहा है कि पार्टी की तरफ से तारिक रहमान ही प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। चुनावी प्रक्रिया से न तो जीतने वाले पूरी तरह खुश हैं, न हारने वाले। जमात इस्लामी ने चुनाव नतीजों पर सवाल खड़े किए हैं। फेसबुक पर लिखा है, हम प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं। इल्ज़ाम है कि इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई है। जमात का आरोप है कि प्रशासन ने एक खास पार्टी की मदद की और जमात के कई उम्मीदवार संदिग्ध तरीके से बहुत कम अंतर से हारे। NCP भी यही कह रही है। हैरानी की बात है कि खुद जीतने वाली BNP भी कह रही है कि प्रक्रिया में गड़बड़ी थी। खैर, जो भी हो, इसे BNP की ऐतिहासिक जीत की तरह देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जीत का रास्ता आसान नहीं था। कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे थे। पॉइंट्स में देखिए। सबसे बड़ी बात थी दूरी यानी पार्टी के मुखिया और बांग्लादेश के बीच एक गैप। तारिक रहमान 17 बरस से लंदन में निर्वासन में रह रहे थे। चुनाव से करीब 1.5 महीने पहले उनकी वतन वापसी हुई थी। इतने कम वक्त में उन्हें अपनी मां खालिदा जिया की जगह लेनी थी। BNP का फेस बनना था। उनके खिलाफ एक आम तर्क था कि निर्वासन में रहते हुए वो देश की परेशानियों से वाकिफ नहीं हो सकते। दूसरा पॉइंट है तारिक की इमेज। दिसंबर 2025 में उनकी वतन वापसी के वक्त मीडिया में एक निकनेम चर्चा में था, डार्क प्रिंस। तारिक को यह नाम बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून ने दिया था। क्यों? 2000 के दशक की बात है। तब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी। पुराने लोग कहते हैं कि उस वक्त सरकार खालिदा के दफ्तर से नहीं बल्कि हवा भवन से चलती थी। हवा भवन में तारिक का दफ्तर हुआ करता था। आरोप था कि देश का कोई भी बड़ा ठेका यहाँ चढ़ावा चढ़ाए बिना पास नहीं होता था। ढाका ट्रिब्यून ने अपने रिपोर्ट में अमेरिकी दूतावास के पुराने दस्तावेजों का हवाला दिया था और दावा किया था कि तारिक ने उस दौर में करोड़ों डॉलर्स की अवैध कमाई की थी। इसलिए क्राउन प्रिंस का नाम पड़ा डार्क प्रिंस। इस नाम के साथ कुछ कानूनी पचड़े भी जुड़े हुए थे। साल 2004 में शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमला हुआ था। 24 लोग मारे गए थे। तब BNP की ही सरकार थी। आरोप लगा कि यह सब कुछ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से हुआ और मास्टरमाइंड तारिक रहमान थे। जब तक BNP की सरकार थी, तारिक सेफ थे। फिर साल 2007 में सेना समर्थित सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। फिर 2008 में इलाज के नाम पर वो लंदन गए और 17 बरस तक वहीं रह गए। इधर 2018 में बांग्लादेश की एक कोर्ट ने उन्हें ग्रेनेड हमले के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। फिर अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद तारिक के खिलाफ चल रहे सारे मुकदमे वापस ले लिए गए। तारिक को इस अतीत से खुद को अलग दिखाना था। अगला पॉइंट है 2024 प्रोटेस्ट। 2024 की तथाकथित क्रांति का सेहरा छात्रों के सिर था।
नौजवानों के लिए बीएनपी और अवामी लीग एक ही सिक्के के दो पहलू थे। वो पुराने बांग्लादेश को नकार रहे थे, रिवायती पार्टियों की छुट्टी चाहते थे। उन प्रोटेस्ट में जमात इस्लामी का भी अहम रोल माना जाता है। जमात का छात्र संगठन छात्र शिविर उन प्रोटेस्ट में बेहद एक्टिव था। बाद में उन छात्रों के लीडर्स ने वैचारिक तौर पर जमात इस्लामी से करीब पाया खुद को, उन्होंने जमात इस्लामी से हाथ भी मिलाया, एक पार्टी भी बनी, जो हमारा अगला पॉइंट है। 2024 प्रोटेस्ट के बाद एक पावर वैक्यूम बना, नई ताकतों को जगह बनाने के लिए मुफीद वक्त था। हुआ भी ऐसा ही। छात्र नेताओं ने नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी पार्टी बनाई। डर था कि ये पार्टी जेन जी का पूरा वोट बैंक अपनी तरफ खींच लेगी। ये डर इसलिए भी था क्योंकि बीएनपी 2006 के बाद से सत्ता में नहीं थी। पूरे 20 बरस का वनवास था। लाखों नए वोटर्स ने कभी बीएनपी की सरकार देखी ही नहीं थी। उन्होंने पिछले 2 दशकों में सिर्फ अवामी लीग को सुना था। इन तमाम फैक्टर्स के बावजूद बीएनपी ने बाजी मार ली। सवाल है कि यह सब कुछ हुआ कैसे, बीएनपी के पक्ष में हवा कैसे बनी। इन सवालों के जवाब में जिक्र हो रहा है शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की गैर मौजूदगी का। अवामी लीग चुनाव से बाहर थी, उस पर बैन लगा दिया गया था। यानी बीएनपी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा दुश्मन रेस में ही नहीं था। अवामी लीग का 30 से 40% का पारंपरिक वोट बैंक रहा है, लेकिन उनके नेता या तो जेल में थे या फरार थे। एक फैक्टर मजबूत संगठन भी है। नई नवेली नेशनल सिटीजन पार्टी या छात्र संगठनों के पास जमीन पर पकड़ नहीं थी, जबकि बीएनपी की जड़ें पुरानी हैं, उनके पास हजारों कार्यकर्ता हैं। एक वजह सिंपैथी भी बताई जा रही है। चुनाव से ठीक पहले बेगम खालिदा जिया का इंतकाल हो गया। मुमकिन है कि इससे एक सिंपैथी वेव भी पैदा हुई हो। और क्या वजह रही इस जीत की, बारीकियों को समझते हैं जानकारों से। 2 फैक्टर्स ध्यान में रखना चाहिए। एक बात जो ऑफन सभी फॉरगेट कर रहे हैं, टोटल पोलिंग बांग्लादेश में 47% रही है, 42 या 47% रही है। 42% का 60% बीएनपी को मिला है। तो 47 का 60% 20% के आसपास होता है, 25% के आसपास होता है। उससे ज्यादा वोटिंग बेस बीएनपी का भी नहीं है। और दूसरी बात मुझे ये लगता है इस इलेक्शन में जो लो वोटिंग हुई है, डिस्पाइट ऑल द कैंपेन एंड ऑल दैट, इज दैट एक लार्ज चंक जो अवामी लीग का था वो एब्सटेन किया है। क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पिछली बार जब अवामी लीग जीत के आई थी उस वक्त भी वोटिंग कम था, क्योंकि बीएनपी और जमात इस्लामी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। इसमें अवामी लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। हम लोग ये सस्पेक्ट अभी भी करते हैं कि अवामी लीग के कुछ वोटर्स ने जाके बीएनपी को वोट दिया है और इसीलिए बीएनपी को अभी इतना भी वोट मिला है, वरना ये भी नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि जो वोटिंग परसेंटेज को कैलकुलेट करके हम ये कह रहे हैं कि बीएनपी बहुत पावरफुल बन के आ गई है, तो वो सोशल बेस के आधार पर नहीं कहना चाहिए, इलेक्टोरल लॉजिक के आधार पर। हाँ, उन्होंने 2/3 वोट हासिल किए हैं और वो स्टेबल गवर्नमेंट इसकी बेसिस पे दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीएनपी ने ये सोचा कि इस बार भी हमारी अलायंस जमात के साथ बन जाएगी, लेकिन जमात ने कहा नहीं, इस बार हम इस्लामिस्ट अलायंस चाहते हैं। और ये जो उन्होंने किया, नंबर 1 इस्लामिस्ट अलायंस किया। फिर वो शरिया लॉ की बात कर रहे थे और शरिया लॉ उनके मैनिफेस्टो, उनके स्टेटमेंट में था, लेकिन फिर अमेरिकनों ने जब ऑब्जेक्शन रेज किया और कहा कि नहीं नहीं, आप शरिया लॉ करेंगे तो हम 100% टैरिफ लगाएंगे, तो उन्होंने शरिया लॉ का कंडीशन ड्रॉप कर दिया। और इस वजह से उनके एक मेंबर जो हैं इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, उन्होंने अलायंस को छोड़ के अपने आप उन्होंने इलेक्शन लड़े। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस्लामिज्म का जो हाथ बढ़ रहा था पिछले 18 महीनों में, ये हद से ज्यादा हो गया था। पूरे जो औरतों की हालत हो गई थी पिछले 18 महीनों में, ये तो बहुत ही उनकी हालत जो है अनसेवरी, बिल्कुल मुश्किलें आई थी औरतों के लिए। माइनॉरिटीज का तो हम जानते ही हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सूफी, अहमदियाज और सूफीज, उनके ऊपर तो कितनी मतलब प्रॉब्लम्स छाई गई थी, रेप, लिंचिंग, किलिंग वगैरह। जमात इस्लामी और यूनिस की सरकार ने इकोनॉमिक सिचुएशन को बिल्कुल नहीं संभाल पाए। लॉ एंड ऑर्डर का मैंने बता ही दिया कि बिल्कुल संभाल नहीं पाए, बिल्कुल अनसेफ। कोई भी ढाका गया 18 महीनों में, उनको बताया देखिए आप सड़कों पर ना चलिए, बिल्कुल ना चलिए, बिल्कुल अनसेफ है। तो
तो लॉ एंड ऑर्डर वॉज बैड, विमेन्स कंडीशन वॉज बैड, एंड इकोनॉमी डिजास्टर्स। और औरतों पे उसका असर बहुत बुरा हुआ, क्योंकि जब यूनस ने चाहा कि भारत के साथ रिश्ते तोड़ दिए जाएं, इकोनॉमिक ट्रेड लिंक्स तोड़ दिए जाएं, तो ये देखा कि इम्पैक्ट इसका पड़ा फैक्ट्रीज पे, जो रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्रीज है, जिनका सामान भारत से आता था, वो बंद होने लग गई। और इनमें एम्प्लॉई सब विमेन हैं। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड में लाखों औरतों की जॉब चली गई और वो बड़े नादार थे। तो मेरा ख्याल है कि बैकलैश अगेंस्ट जमात ये हुआ है बड़े जोरों से, विमेन फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, और फायदा इसका सीधा मिला है बीएनपी को। अब जमात इस्लामी की बात करते हैं, वो पार्टी जिसके नाम के साथ 1971 के दाग अब भी ताज़ा हैं। बांग्लादेश की जनता ने जमात के इस्लामी एजेंडे के बजाय बीएनपी के राष्ट्रवाद को चुना है, जबकि माना जा रहा था कि जमात इस चुनाव में कांटे की टक्कर दे सकती है। 2024 में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद जमात को नए मौके नजर आए। अंतरिम सरकार ने उन मौकों पर मुहर लगा दी। हसीना ने जमात पर जो बैन लगा रखा था उसे चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने हटा दिया। तर्क था उनका, हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, इसलिए किसी पार्टी को बाहर नहीं रख सकते। बैन हटते ही जमात रीब्रांडिंग में जुट गई, अपनी छवि सुधारने में। वो नेता जिन पर 1971 के कत्लेआम के आरोप थे, वो शेख हसीना के दौर में ही रास्ते से हट चुके थे। कमान नई पीढ़ी तक आ चुकी थी। जमात के चेयरमैन डॉक्टर शफीकुर रहमान ने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने 1971 के कत्लेआम को गुनाह तो नहीं माना, लेकिन उसे एक राजनीतिक गलती बताया। इसके बाद धीरे धीरे जमात की लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ। इसके पीछे वजह थी भ्रष्टाचार से दूरी। ज़मीनी स्तर पर जमात की इमेज इस मामले में साफ सुथरी थी। इसके अलावा अवामी लीग के सत्ता से हटने के बाद सैकड़ों परिवार अपने मारे गए रिश्तेदारों का शोक मना रहे थे। इस दौरान जमात ने व्यवस्थित तरीके से ऐसे परिवारों की पहचान की और वहां मदद पहुंचाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन परिवारों ने अपने सदस्य खोए थे, उन्हें कम से कम 1 लाख टका की मदद दी गई और कई घायलों को भी आर्थिक सहायता दी गई। पार्टी ने इस बीच अपनी कट्टरपंथी छवि को भी सुधारने की कोशिश की। धार्मिक एजेंडा पीछे रखा, सुशासन और जवाबदेही की बात आगे रखी। जनवरी 2026 में शफीकुर रहमान ने एक भाषण दिया, उसमें धर्म का जिक्र तक नहीं था। इसके बजाय रहमान ने जमात को मुख्य धारा के मुस्लिम लोकतंत्रवादियों यानी डेमोक्रेट्स की पार्टी बताया। इस बात पर जोर दिया कि पार्टी खुद को धार्मिक लक्ष्य से ज्यादा लोकतांत्रिक वैधता और राजनीति के दायरे में पेश करना चाहती है। उधर पार्टी के छात्र संगठन जमीन पर पकड़ मजबूत कर रहे थे। पिछले 1 बरस में जमात का छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर दोबारा विश्वविद्यालयों में सक्रिय हुआ। उसने ढाका यूनिवर्सिटी, जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी और चिटागोंग यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विश्वविद्यालयों के छात्र संघ चुनावों में स्पष्ट जीत भी हासिल की। तो इतनी मेहनत के बावजूद जमात इस्लामी पार्टी मात कहां खा गई? क्यों 1971 का साया अब भी उनका पीछा कर रहा है? जानकारों से समझते हैं। जमात का बेस है इस्लामिक बेस, और पाकिस्तान इंस्पायर्ड, पाकिस्तान मोटिवेटेड, Islamic countries motivated, largely religious, not secular, which Bangladesh's main base is as old as at least 1975 or even before you can go. Without this Islamic stage, they would not have become a part of Pakistan to begin with. लेकिन 75 के बाद में ख़ास तौर से पाकिस्तान की मदद से और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ की मदद से जमात थोड़ी स्ट्रांग हुई थी। हसीना ने उसको रोका, तो इलेक्टोरली वो लोग ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाए, लेकिन सोशली उनके कॉन्टेक्ट्स रहे हैं। और अभी भी जो उनकी हालत है वो बहुत कमज़ोर है। डिस्पाइट 15 महीने 18 महीने में कुछ नहीं होता है, लेकिन 18 महीने में ये पोलराइजेशन बांग्लादेश में साफ हुआ है कि हमें एक्सट्रीमिस्ट साइड में जाना है या हमें इंक्लूसिव साइड में जाना है, मॉडरेट साइड में जाना है। और ये जानते हैं कि आज जैसे तारिक रहमान अब बात कर रहे हैं कि हम इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनाएंगे, तो ये बांग्लादेश की बेसिक आइडियोलॉजी है, अभी से नहीं, बहुत पुरानी है, जिसमें अगर वो इस्लामिक आइडेंटिटी प्रोमिनेंट होती तो बांग्लादेश बनता ही नहीं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज आइडेंटिटी थी, कल्चर और सिविलाइजेशन आइडेंटिटी थी, उसमें रिलीजन आइडेंटिटी नहीं था। तो इसलिए जो जमात का बेस है, इलेक्टोरल बेस, हमेशा से वीक ही रहा है बांग्लादेश में। और यही वजह है कि उन्होंने बीएनपी को ज्वाइन किया फॉर देयर डिसलाइक एंड हेट्रेड फॉर एन एक्सट्रीमली रोबस्ट सेक्युलर इमेज ऑफ आवामी लीग। और अभी भी जो वो मैदान में आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि आवामी लीग को दूर करना चाहिए। और आवामी लीग ने भी
उनको बंद रखा, उनके लीडर्स को फांसी वगैरह दिलाई, तो उनको बहुत नाराजगी भी है व्यक्तिगत तरीके से। लेकिन जो बेस है, सोशल वोटर बेस है वहां पर बांग्लादेश का, वो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस बेस नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है कि जमात अपनी सिंपैथी को वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। ये तो हुई जमात की बात। अब भारत की बात करते हैं। यूनुस के 18 महीने के राज में दिल्ली और ढाका के रिश्ते पटरी से उतर गए। यूनुस के उल जलूल बयान और फैसलों से आप चिरपरिचित हैं। इसके अलावा यूनुस सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए लगातार हमलों को भी डाउन प्ले किया। इसके बजाय वो ये कह रहे थे कि भारत इन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। इन तमाम तल्खियों के बीच भारत की नज़र चुनाव पर थी, जिससे ये तय होना था कि आने वाले सालों में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किस तरफ जाएंगे। अब ये साफ हो चुका है कि ढाका में सरकार बीएनपी बनाएगी। पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान ने टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी प्राथमिकता बांग्लादेश होगा। बांग्लादेशी आवाम सबसे पहले आती है। अपने हितों को सुरक्षित करने के बाद ही हम रिश्ते आगे बढ़ाने का सोचेंगे। वहीं चुनाव जीतने के बाद बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि हम जल्द ही हसीना के बांग्लादेश प्रत्यर्पण के लिए भारत से बात करेंगे। यानी राह आसान नहीं है। नई सरकार से क्या उम्मीदें रखें, तारिक रहमान से क्या उम्मीदें रखें, रिश्ते सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे, एक्सपर्ट से जानते हैं। अच्छा कि हमारे प्रधानमंत्री पहले फॉरेन लीडर थे जिन्होंने मैसेज भेजा, उसके बाद उन्होंने फ़ोन पे भी बात की। ये बड़ी अच्छी जेस्चर्स हैं हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 18 महीनों में जो हमारे मैसेजेस के बजाय मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई भी रेसिप्रोसिटी नहीं आई। ना तो वो आए भारत, ना उन्होंने कोई दिलचस्पी दिखाई कि वो निगोसिएशन करे, डिस्कस करे। नहीं, वो ऐसे ही अपना फट्टे मारते रहते थे कि ये फेक न्यूज़ है, कोई अट्रॉसिटी नहीं है माइनॉरिटीज़ पे, ये बिल्कुल तो ऐसे। लेकिन लेकिन तारिक रहमान ने बड़ी सेंसिबिलिटी दिखाई है, सीरियसनेस दिखाई है कि उन्होंने ये भी कहा कि कोई सेलिब्रेशन नहीं होने चाहिए और हम किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। और आज ये भी खबर आई है अभी 2 मिनट पहले कि उनके एक लीडर ने जो अवामी लीग के दफ्तर पे ताला लगा हुआ था वो भी तोड़ दिया कि खोल, दरवाजे को खोलो, अवामी लीग चाहते हैं वो वापस आके रह जाए। सो ये सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं और मेरी उम्मीद है कि 2 चीज़ें जो है जिसकी वजह से हमारे रिश्ते बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी रेड लाइंस, क्योंकि ये जो पहले नॉर्थ ईस्ट इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स जिन पे रोक लगाई हुई थी शेख हसीना ने, अब फिर पिछले 18 महीनों में वो एक्टिव हो गए हैं और वो बांग्लादेश में आ गए हैं। तो उम्मीद है कि तारिक रहमान इस इम्पोर्टेंट इशू को बड़े ध्यान से देखेंगे और वो सिक्योरिटी इश्यूज पे ध्यान करेंगे। दूसरे जो हैं पाकिस्तान और चाइना पे रिश्ते, उस पर भी खास करके पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 18 महीनों में सारा छा गए हैं। दे आर ट्राइंग टू इम्बेड देमसेल्व्स विद द बांग्लादेश आर्मी और वो सारे पहले के रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। तो ये जो भारत के लिए इसका सिक्योरिटी इशू बनता है, इस पे तारिक रहमान को ध्यान देना चाहिए। और तीसरा है इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत बढ़नी चाहिए और तारिक रहमान की सरकार की इंटरेस्ट भी ये है, क्योंकि इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है बांग्लादेश में, और भारत की इंटरेस्ट भी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे इकोनॉमिक रिश्ते बने रहें और हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन नई बुलंदियां छुएं। अब तक हमने बैलेट पेपर सफ़ेद पर्ची की चर्चा की। अब आते हैं गुलाबी पर्ची पर। याद कीजिए, कल के दुनियादारी में हमने आपको बताया था कि इस बार जनमत संग्रह भी होगा। वोटर्स को 2 पर्चियां मिलेंगी, एक सफ़ेद एक गुलाबी। गुलाबी पर्ची पर देश के भविष्य से जुड़ा सवाल था कि क्या संविधान बदलेगा या नहीं। जनता ने जवाब दिया है, जवाब है हाँ। चुनाव आयोग के ताज़ा नतीजों के मुताबिक 60% से ज़्यादा वोटर्स ने जुलाई चार्टर के पक्ष में मुहर लगाई है। इसके तहत क्या बदलाव होंगे? बांग्लादेशी संसद अब 2 सदनों वाली होगी, बाई कैमरल होगी। 100 सदस्यों वाला एक नया अपर हाउस बनेगा। प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय होगी, राष्ट्रपति की ताकत बढ़ेगी और अदालतों की आज़ादी के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। चार्टर पास तो हो गया है, लेकिन इसे लागू कराने में भी एक पेंच है। झगड़ा है अपर हाउस को लेकर। बीएनपी, जिसे संसद में भारी बहुमत मिला है, वो चाहती है कि अपर हाउस में सीटें संसदीय सीटों के अनुपात में बटें, यानी वहां भी उनका राज हो। लेकिन जमात इस्लामी और एनसीपी चाहती हैं कि ये वोट शेयर के हिसाब से हो, ताकि उनका भी वजूद बना रहे। आगे क्या होगा वक्त ही बताएगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। जापान ने एक चीनी मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त कर लिया है और उसके कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया है।
माना जा रहा है कि इस घटना से टोक्यो और बीजिंग के बीच पहले से चल रहा तनाव और बढ़ सकता है। ये कार्रवाई 12 फरवरी को हुई। नाव को जापान के नागासाकी शहर से करीब 170 किलोमीटर दूर समुद्र में जब्त किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाव के कप्तान को जापानी अधिकारियों ने जांच के लिए रुकने को कहा, लेकिन उसने बात मानने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद जापान की फिशरीज एजेंसी के एक जहाज ने चीनी नाव को रोक लिया। इसमें कुल 11 लोग सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि नाव जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दिखाई दी। इसका मतलब होता है समुद्र का वो इलाका जो किसी देश के तट से 200 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 370 किलोमीटर तक होता है और वहां के समुद्री संसाधनों पर उस देश का अधिकार होता है। 2022 के बाद ये पहली बार है जब जापान की फिशरीज एजेंसी ने किसी चीनी मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ये मामला ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। पिछले साल जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के ताइवान को लेकर दिए गए बयान पर चीन ने कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने अपना बयान वापस लेने से इनकार भी कर दिया था। इसके बाद चीन ने अपने नागरिकों से कहा था कि वे जापान घूमने या पढ़ाई के लिए न जाएं। इस विवाद की वजह से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए थे। दूसरी खबर पाकिस्तान से। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दाईं आंख की रोशनी अब सिर्फ 15% रह गई है। उनके वकीलों ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जेल प्रशासन ने समय पर इलाज नहीं कराया, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ी। खान के वकील सलमान सफदर ने इमरान से मुलाकात के बाद बताया कि खान को 3-4 महीने पहले से धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया था। सफदर के मुताबिक इमरान खान ने जेल अधीक्षक को अपनी परेशानी बताई थी, लेकिन उन्हें सिर्फ आई ड्रॉप्स दी गई और कोई खास इलाज नहीं कराया गया। सफदर ने 10 फरवरी को इमरान खान की हालत पर एक रिपोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को सौंपी थी। इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि इमरान को अडियाला जेल में अपने निजी डॉक्टर्स से इलाज कराने की इजाज़त दी जाए। उन्हें अपने बेटों कासिम और सुलेमान से फ़ोन पर बात करने की भी इजाज़त मिले। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।